हेलो, जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज प्यारे बच्चों हम क्लास 10th के जो इम्पोर्टेंट साइंस के जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी PYQ प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर बार रिपीट होते हैं और इस बार लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए, अगर ये वीडियो को आप ध्यान से देख लिए शुरू से आखिर तक, तो आपका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे और आप जब जिस दिन आपका साइंस का पेपर रहेगा और आप एग्जाम सेंटर से जो निकलेंगे तो खुशी निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को डाउट होता है कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा। तो उन सारे डाउटों को हम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो प्यारे बच्चों आप मेरा वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और आपका जो है टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। और याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों टाइम को वेस्ट किए बगैर चलते हैं सवाल की ओर, है ना। ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहला नंबर का क्या है, तो पहला नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, टिंडल प्रभाव ना प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करती है। तो देखिए टिंडल प्रभाव प्रकाश का जो है प्रकीर्णन की परिघटना को प्रदर्शित करती है, जिसमें प्रकाश की किरणें जो होता है ना, वो कोलेडी कणों से टकराकर फैलती हुई चली जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन, डी हो जाएगा राइट। दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे होते हैं प्यारे बच्चों जिनमें कार्बन के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है। तो इसका उदाहरण जो है आपका C2H4 है, जो एथीन में द्विबंध है। कितने बंध है, द्विबंध है राइट। कार्बन इसका कितना है, 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए इथेनॉल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH, ये एक सामान्य ईंधन है जिसका उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में जैसे कि जैव ईंधन के रूप में भी किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ए हो जाएगा, है ना, इथेनॉल राइट। चौथा नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। देखिए आहार श्रृंखला का मतलब होता है एक दूसरे पे निर्भर रहना, अपना भोजन प्राप्त करना। देखिए आहार श्रृंखला में जो है ऊर्जा का प्रवाह एक दूसरे, है ना, जीव से जो है होता है। जैसे घास यहाँ पे उत्पादक है और बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है जो खाती है ना, और मानव द्वितीयक उपभोक्ता है जो बकरी को खा लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी घास, बकरी और मानव। ठीक है, घास को बकरी खाता है, बकरी को मानव खा जाता है। ठीक है, 5 नंबर का सवाल है, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 नीले होता है राइट। इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 नंबर का सवाल है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो देखिए रासायनिक जो अभिक्रिया होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन का ह्रास जब होता है तो वो अपचयन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 नंबर का सवाल है, 7 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में, है ना, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं जिन्हें समूह कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, आधुनिक में, मेंडलीव का तो 8 हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों चढ़ाया जाता है ना, होता है क्यों। तो देखिए जिंक जो होता है, जिंक टीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है और इसलिए यदि जिंक का लेप किया जाए तो वह खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से अभिक्रिया कर लेगा, लेकिन टीन कम क्रियाशील होता है। ठीक है, क्या होता है, टीन कम क्रियाशील होता है जो भोजन को सुरक्षित रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है राइट। 9 नंबर का सवाल कह रहे हैं प्यारे बच्चों, निम्नांकित में से कौन, है ना, रिग्नेशन है। तो याद रखिए जो रिग्नेशन होता है वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव के जो कटे हुए भाग से नया जीव विकसित होता है, और ऐसा प्रक्रिया जो होता है वो हाइड्रा या तो प्लेनेरिया में होता है, जो कट कट के अलग अलग जीव बन जाता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रा, ऑप्शन में आपका हाइड्रा है। ठीक है, 10 नंबर का सवाल है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी, है ना, गति कर रही है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। तो याद रखिए प्यारे बच्चों, एक प्रत्यावर्ती धारा यानी जनरेटर जो एक्चुअल करंट देता है AC में, प्रेरित जो धारा होता है ना, प्रेरित धारा की दिशा में प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद वो उलट जाता है। क्या हो जाता है, आधे घूर्णन के बाद वो उलट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, सल्फर परमाणु की जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो सल्फर का संकेत S होता है ना, इनका परमाणु संख्या जो होता है 16 होता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है 2, 8, 6 होता है। इसलिए इनकी जो बाहरी कक्षा होती है सबसे बाहरी, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। 13 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, इसका 6 हो जाएगा, है ना, हाँ, इसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 हो जाएगा। हाँ,
12 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, जिसमें ऑक्सीजन की संख्या जो होती है वो भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितने होंगे, 6 होंगे। 13 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, नई कार्तीय चिन्ह है ना परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की है ना बिंब दूरी ली जाती है, यानी वस्तु की दूरी कितनी ली जाती है? तो याद रखिए नई कार्तीय जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने प्रकाश के जो आपतन की विपरीत दिशा होती है उसमें मापी गई कोई भी वस्तु को लेंगे तो उनका दूरी जो होगा माइनस होगा, यानी ऋणात्मक हो जाएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऋणात्मक। 14 नंबर का सवाल है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो याद रखिए पित्त जो होता है, पित्त वो यकृत यानी लीवर से स्रावित होता है और ये पित्ताशय में जमा होता है और ये पित्त के कारण हमारे जो भोजन होते हैं है ना डाइजेस्टिव सिस्टम में वो पचते हैं, पाचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर यकृत हो जाएगा। 15 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, निम्नांकित में है ना कौन मलेरिया परजीवी है? तो याद रखिए मलेरिया रोग जो होता है वो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्लाज है ना मोडियम। तो 16 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, एल्युमिनियम पर है ना एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिए एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाने की प्रक्रिया को है ना एरोडीकरण कहते हैं और यह परत एल्युमिनियम को है ना जंग लगने से बचाता है। क्या करता है, जंग लगने से बचाता है। तो इसका एरोडीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो 17 नंबर का सवाल कह रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम दूरी याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है और एक सामान्य नेत्र यानी स्वस्थ जो आंखें होता है वो अनंत तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 18 नंबर का सवाल कह रहा है कौन सी गैस वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है? तो याद रखिए हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होते हैं है ना जो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और पेड़ पौधे जो लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जो है ऑक्सीजन हमें देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है जो वैश्विक उष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, कार्बन डाइऑक्साइड। 19 नंबर का सवाल है 19 नंबर का सवाल है कौन सा अजैव है ना निम्नीकरण कचरा है? तो याद रखिए थर्मोकोल एक अजैव निम्नीकरण कचरा है क्योंकि ये प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा विघटित नहीं होता यानी गलता नहीं है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्मोकोल है ना, क्या हो जाएगा, थर्मोकोल, ये गलता नहीं है। 20 नंबर का सवाल है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? प्लस याद रखिएगा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है लेकिन अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो याद रखिएगा उत्तल का क्या होगा, उत्तल लेंस का धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस का। 21 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, समानांतर क्रम यानी जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में संयोजित जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब करंट से लड़ने वाला है ना, करंट को रोकने वाला, संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? तो याद रखिए समांतर क्रम में कुल प्रतिरोधों का जो व्युत्क्रम होता है वो सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों को व्युत्क्रम क्रम के योग के बराबर होता है। जब प्रतिरोध की संख्या घटती है तो कुल प्रतिरोध बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो 22 नंबर के सवाल को देखते हैं क्या है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो याद रखिए कवक जो होता है वो मरे गले चीज़ों पे निर्भर रहता है ना। तो इसमें मृतजीवी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मृतजीवी। मृतजीवी पोषण का मतलब होता है जो मृत सड़े गले पदार्थों को है ना ग्रहण करता है यानी पोषण करता है। 23 नंबर का सवाल है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो याद रखिएगा विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर P बराबर होता है VI/P यानी I²R या P बराबर V²R से निरूपित किया जाता है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा, बी। बी नहीं होना चाहिए, ए होना चाहिए, I²R। राइट, क्या होना चाहिए, ए। आपका ऑप्शन ए में है I²R। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। 24 नंबर का सवाल है निम्न में से कौन सा अंग संवेदीग्राही नहीं है? तो याद रखिए कान, आँख और नाक ये क्या है, संवेदीग्राही है यानी सेंसरी क्या है, रिसेप्टर है, याद रखिएगा। लेकिन दिमाग हमारा ब्रेन जो होता है वो सूचनाओं को है ना क्या करता है, संसाधित करता है, वो स्वयं संवेदीग्राही अंग नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, दिमाग। 25 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन
के जो मतलब साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ठीक है, कोई भी चित्र को देखने के लिए। तो आप सभी को याद होना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं, कोई भी गाड़ी वगैरह, वाहन वगैरह या कोई भी वस्तु पीछे का, ताकि हमें सही से दिखाई दे सके। 26 नंबर का सवाल है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे मतलब ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लाल रंग जो होता है, लाल रंग है ना, उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और इनको जो है खतरों का निशानी के रूप में भी इसका उपयोग करता है, सांकेतिक रूप में, ठीक है, क्योंकि ये बहुत दूर से हमें दिख जाता है। 27 नंबर का सवाल है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है। तो देखिए, समजात अंग का मतलब होता है समान अंग। हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, दांतों हमारे दांत और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, यानी मतलब उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो है समजात अंग का उदाहरण सभी है ना, सभी का अंग यहाँ पे एक प्रकार से समान होंगे। समजात अंग मतलब होता है, वे होते हैं जिनकी मूल संरचना समान होती है, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। तो यहाँ पे सारे है ना क्या होंगे, समजात अंग होंगे। 28 नंबर का सवाल है, निम्न में से उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सी है। उत्तम ऊर्जा स्रोत, तो उत्तम ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है, उत्तम ऊर्जा स्रोत का मतलब जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, वो उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए है ना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन सा है, तो यहाँ पे बायोगैस है, राइट, क्या है, बायोगैस। तो ये उत्तम ऊर्जा स्रोत माना जाएगा। कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, तो ये नहीं होगा, बायोगैस आपका क्या हो जाएगा, उत्तम ऊर्जा स्रोत हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, लेकिन याद रखिए बायोगैस होना चाहिए इसका राइट आंसर। 29 नंबर का सवाल है, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं कर सकता। देखिए, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा है ना पीयूष ग्रंथि काम नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, और बाह्यस्रावी ग्रंथि जो है दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करते हैं, जबकि पीयूष ग्रंथि जो है मुख्य रूप से एक है ना अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये पीयूष ग्रंथि आपका क्या होगा, पीयूष ग्रंथि आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो बाएं हाथ की जो तर्जनी होता है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करती है, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 31 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ठीक है, गंगा प्रदूषण के लिए। तो देखिए, गंगा में जो मछली पाला जाता है, ये गंगा प्रदूषण के लिए क्या नहीं है, एक कारण नहीं है। लेकिन गंगा में जो जले सबको बहाता है, ये भी कारण है। कपड़ों को धोना, ये भी कारण है। रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना, ये प्रदूषण का कारण है। लेकिन मछली जो पलता है वो एक कारण नहीं है प्रदूषण का। 32 नंबर का सवाल प्यारे बच्चों ये कह रहा है कि पुष्प का जो नर जनन अंग है, जननांग, वो क्या कहलाता है पुष्प का, तो वो पुंकेसर कहलाता है ना। पुष्प का नर जननांग पुंकेसर कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 33 नंबर का सवाल है, किस लेंस का उपयोग है ना दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है जिसमें हमें है ना किसकी कौन सी वस्तु, नज़दीक की वस्तु साफ साफ लेकिन दूर की वस्तु दिखाई ना दे, राइट। तो सॉरी, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है जब हमें दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देता है, उसको दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, यानी दूर दृष्टि दोष। तो याद रखिए, दूर दृष्टि दोष में जो है उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, लेकिन दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, राइट। कह रहा विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए, विरंजक जो चूर्ण होता है ना, विरंजक चूर्ण, इनका ये कैल्शियम है ना ऑक्सीक्लोराइड होता है, इनका सूत्र CaOCl2 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, CaOCl2। 35 नंबर का सवाल है, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो देखिए, लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्षार, है ना, क्या हो जाएगा, क्षार। क्योंकि क्षार ही एक ऐसा है ना पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लेकिन जब अम्ल जो, अगर अम्ल की बात किया जाए तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्षार हो जाएगा। 36 नंबर का सवाल कह रहा है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे आँख का रंग है, चमड़ी का रंग है, शरीर का रंग है, बाल की प्रकृति है। तो याद रखिए, आँख का रंग जो है कहीं ना कहीं ये वंशागत होता है, जो माँ बाप से बच्चों का आता है। चमड़ी का भी रंग कहीं ना कहीं माँ बाप से आता है, शरीर का आकार भी आता है। लेकिन बाल की जो प्रकृति होती है ना, तो ये वंशागत से नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। तो 37 नंबर का सवाल है प्यारे बच्चों, 37 नंबर का सवाल है आपका, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए, शुद्ध जल उदासीन होता है, ना तो ये अम्लीय होता है ना तो क्षारीय होता है। और आपको याद होना चाहिए कि जो पदार्थ क्या होता है
उदासीन होता है उसका pH मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। जो अम्लीय होगा उसका 7 से कम होगा और जो क्षारीय होगा वो 7 से अधिक होगा, राइट। 38 नंबर का सवाल है, कौन सा कार्बन यौगिक यानी कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है इसमें। तो याद रखिए इसमें जो एथीन जिसका सूत्र होता है C2H4, ये एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें द्विबंध होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे है ना CH4 है ना, ये मीथेन है, C2H6 ये एथेन है और C3H8 ये प्रोपेन है। इनकी तुलना में जो है असंतृप्त यौगिक अधिक अभिक्रियाशील होते हैं क्योंकि ये द्विबंध में एक कमजोर है ना पाई आबंध होता है जो आसानी से टूट जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ये क्या है? सी है ना, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 39 नंबर का सवाल है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अणु है ना जिसका सूत्र होता है H2, इनमें प्रत्येक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का साझा करता है यानी त्याग करता है, ठीक है, एक दूसरे को क्या करता है, आपसी साझा करता है, जिसमें दो परमाणुओं के बीच एक यानी या अकेला या एकल ससंयोजक आबंध बनता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आबंध है, ठीक है। 40 नंबर का आपका सवाल है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा है ना, इसका व्यापारिक या व्यावसायिक मात्रक जैसे आप घरों में लगाते हैं, अब बिजली यूज़ करते हैं तो बताइए आपका बिल किस में आता है? यूनिट में आता है, राइट, जिसे किलोवाट घंटा कहा जाता है ना। यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट शक्ति वाले उपकरण को 1 घंटे तक चलाने के लिए उत्तरदायी होता है यानी खपत होता है 1 यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी वीडियो को ध्यान से देखे होंगे और यकीन मानिए अगर ये वीडियो आप देख लिए हैं तो आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा और आप एग्जाम सेंटर से काफ़ी अच्छे खुशी आएंगे। और ऐसे ही वीडियो आप देखना चाहते हैं हमारे साइंस के, सोशल के है ना, या हिंदी के या मैथमेटिक्स के, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। हमारे कम्युनिटी से जुड़ने के लिए जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।